नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में वाणिज्यिक गतिविधियों वाले उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी सस्ती बिजली, जाने नई दरें। जी हां, हिमाचल में वाणिज्यिक गतिविधियों करने वाले उपभोक्ताओं को अब सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। बिहार सरकार ने प्रति यूनिट ₹1 की सब्सिडी नहीं देने का फैसला किया है। वह घरेलू, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत रहेगी। वह तीनों श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर सब्सिडी मिलती रहेगी। बता दें कि 5 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले मीटर लगाने वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को ₹6.52 प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। वह अधिकांश दुकानदार इसके दायरे में नहीं आएंगे। वह होटल, मॉल सहित बड़े कारोबारियों पर सरकार के फैसले का असर पड़ेगा। वह ऊर्जा सचिव ने राज्य विद्युत विनियामक आयोग को पत्र जारी कर सब्सिडी को हटाकर नई बिजली दरें जारी करने का आग्रह किया है। अध्यापकों के साथ अब विद्यार्थियों की भी मिलेगी ऑनलाइन हाजिरी। शिक्षा साथी ऐप बंद, यहां मिलेगा डाटा। जो प्रदेश भर के स्कूलों का निरीक्षण और अन्य जानकारी के लिए तैयार की गई शिक्षा साथी ऐप बंद कर दी गई है। वहीं अब इसकी जगह आधुनिक विद्या समीक्षा केंद्र यानी कि BSK को शुरू कर दिया गया है। इसमें प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों का पूरा रिकॉर्ड अपलोड होगा। वह प्रत्येक छात्र का अलग से डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों की हाजिरी समेत अन्य गतिविधियों की रिपोर्ट भी ऑनलाइन अपलोड होगी। वह वर्तमान में बायोमेट्रिक और BSK दोनों माध्यम से अध्यापकों की हाजिरी लग रही है। वह 1-2 माह में विद्यार्थियों की हाजिरी भी इसमें शुरू हो जाएगी। वह जानकारी के मुताबिक बता दें कि BSK में प्रत्येक छात्र का अलग से डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मेट बनाया गया है जिसमें प्रत्येक छात्र और अध्यापकों से जुड़ी करीब 35 जानकारियां मांगी गई है। इसमें सभी स्कूलों को संबंधित जानकारी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में देनी होगी। वह 1ली से 12वीं कक्षा तक प्रत्येक छात्र के अलग अलग निर्धारित फॉर्मेट में यह जानकारी दी जाएगी। इससे प्रत्येक छात्र की मॉनिटरिंग की जाएगी। छात्रों की हाजिरी, गैर हाजिरी, स्कूल छोड़ने की जानकारी भी इसमें दर्ज करनी होगी। वह शिक्षा सचिव समेत शिक्षा मंत्री इसकी समीक्षा ऑनलाइन कभी भी कर सकते हैं। इसको लेकर स्कूलों के अध्यापकों व विद्यार्थियों का पूरा रिकॉर्ड समय समय पर अपडेट रहेगा। वह शिक्षा विभाग ने अध्यापकों व विद्यार्थियों की उपस्थिति से लेकर पूरा रिकॉर्ड समय समय पर अपडेट करना होगा। भाजपा विधायक लखनपाल की विधानसभा अध्यक्ष पर टिप्पणी से गरमाया सदन, स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। जी भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल की विधानसभा अध्यक्ष पर टिप्पणी से शुक्रवार को सदन गरमा गया। वह लखनपाल ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत विधानसभा अध्यक्ष पर उनके बयान को लेकर टिप्पणी की। अध्यक्ष ने विधायक को मामला उठाने की इजाजत नहीं दी। वह इससे नाराज विपक्ष के विधायकों ने पहले अपनी सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी की और बाद में नारेबाजी करते हुए वैन में पहुंच गए। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्षों के बीच दोनों पक्षों में जमकर नोकझोंक भी हुई। विधानसभा अध्यक्ष बोले, सदन में उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। वह सदन के बाहर उनका अधिकार क्षेत्र अलग है। वह कानून की दृष्टि से सदन में जो निर्णय उन्होंने दिए हैं, अदालत ने भी वह निर्णय स्वीकार किए हैं। इसलिए ऐसा कोई विषय सदन में उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। विपक्षी विधायकों ने बयान वापस लेने की मांग करते हुए अध्यक्ष के आसन के समीप पहुंचकर नारेबाजी की। वह गतिरोध बढ़ता देख अध्यक्ष ने 12:30 बजे सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सुक्कू बोले, पुलिस नहीं कर रही जासूसी, ED CBI की भूमिका को लेकर करेंगे जांच। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने कहा कि हिमाचल पुलिस किसी भी विधायक की जासूसी नहीं करवा रही है। वे नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को सनसनी फैलाने की आदत पड़ गई है। वे प्रदेश सरकार नेता प्रतिपक्ष की ड्रोन से जासूसी नहीं करा रही है। यह जांच का विषय है कि कहीं ED या CBI तो नहीं करा रही। वे नेता प्रतिपक्ष के घर के ऊपर ड्रोन उड़ना, खिड़कियों के पास आना गंभीर विषय है। इसकी जांच कराएंगे। वे ED और CBI को पत्र भी लिखेंगे। वे पुलिस का कोई अधिकारी इसमें सम्मिलित नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को आपा नहीं खोना चाहिए, वह संयम रखें। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, कम विद्यार्थी वाले कॉलेजों के पुनर्गठन का विचार। जी हां, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कम विद्यार्थियों की संख्या वाले कॉलेजों के पुनर्गठन का विचार है। वह विधायक मलेंद्र रजन के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकारी शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन समय की मांग है। वह सरकार कम विद्यार्थियों वाले कॉलेजों का पुनर्गठन, आवश्यकता अनुसार उनकी पुनर्संरचना, उनके युक्तिकरण तथा उनमें उपयोगी बाजार आधारित तथा मांग आधारित रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम चलाने का विचार कर रही है। वे वर्तमान में सरकारी कॉलेजों को बंद करने, मर्ज करने या शिफ्ट करने का कोई विचार नहीं है। प्राकृतिक खेती के उत्पादों को MSP प्रदान करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल। जो फ्रांस के राष्ट्रीय कृषि, खाद्य एवं पर्यावरण अनुसंधान संस्थान के 4 वैज्ञानिकों के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू से भेंट की। में LISIS के उपनिदेशक प्रोफेसर एलिसन मेरी लोकोंटो के नेतृत्व में टीम में शोधकर्ता प्रोफेसर मिरेइल मैट, डॉक्टर एवलिन लोस्टे और डॉक्टर रेनी वेन डी शामिल हैं। वह प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश के दौरे पर
पर आए हैं। वह बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। हिमाचल प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला पहला देश से पहला राज्य है। मध्य प्रदेश में गेहूं 40 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्का 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जा रहा है। मैं इसके अतिरिक्त गाय का दूध 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। उन्होंने प्राकृतिक खेती में उत्पाद प्रमाणन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीटारा प्रमाणन प्रणाली शुरू की गई है, जिसे किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए लागू किया जा रहा है। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के निर्माण का रास्ता साफ अस्थायी परिसर बनाने को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी नेरचौक के अस्थायी परिसर को बनाने के लिए सुंदरनगर में चिन्हित भूमि को सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इसके चलते अब विश्वविद्यालय का अपना परिसर बनाने की राह आसान हो गई है। मैं बता दें कि AMRU ने अस्थायी परिसर निर्माण को लेकर सुंदरनगर के बलक में 130 बीघा भूमि चिन्हित की गई थी। मैं इसके लिए वाइस चांसलर सुरेंद्र कश्यप और रजिस्ट्रार अमर नेगी द्वारा राज्यपाल से मिलकर जमीन की अनुमति जल्द दिलाने का आग्रह किया था। मैं अभी अटल चिकित्सा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय का संचालन श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक के अस्पताल के परिसर में किया जा रहा है। मैं अपना परिसर न होने के कारण प्रबंधन को संचालन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए बला में ही मेडिकल कॉलेज के नजदीक डांगू में भूमि चिन्हित की गई थी। मैं सरकार द्वारा इसकी मंजूरी भी प्रदान कर दी गई थी, मगर बरसात के कारण काफी जमीन खड्ड में बह गई थी। मैं इसलिए सुंदरनगर के बला में 130 बीघा भूमि मिलने पर उसे सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था। अब फोन नंबर बताने पर ही मिलेगी खांसी की सिरप। स्वास्थ्य विभाग ने दवा विक्रेताओं को जारी किया निर्देश। अगर आप दवा विक्रेता की दुकान में खांसी की सिरप खरीदते हैं तो अब आपको अपना मोबाइल नंबर भी देना होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने दवा विक्रेताओं को निर्देश जारी कर दिए हैं। वह सिरप खरीदने वाले का डाटा विक्रेता स्वास्थ्य विभाग को देंगे। इसके बाद महकमे की टीम सिरप खरीदने वाले व्यक्ति को कॉल करेगा। वह कॉल कर व्यक्ति से पूछा जाएगा कि खांसी कब से है, इसके साथ दूसरी जानकारी भी ली जाएगी। वह महकमे की टीम संदेह होने पर व्यक्ति के बलगम की जांच भी करवाएगी। मैं खास बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक दवा विक्रेता सिरप खरीदने वाले से डाटा लेंगे। मैं 6 रोग उन्मूलन को लेकर विभाग की ओर से यह कदम उठाया गया। मैं इससे पहले दवा विक्रेता संदिग्ध मरीजों को बलगम जांच के लिए टेस्ट किट उपलब्ध करवाते थे। वह साथ ही बताते थे कि किस प्रकार से बलगम सैंपल जांच केंद्र तक पहुंचाना है। मैं अब विभाग ने दवा विक्रेताओं के साथ मिलकर एक और पहल की शुरुआत की है। मैं इससे टीबी की रोकथाम में मदद मिलेगी। सीएम सुक्खू बोले नहीं बेचेंगे अटल आदर्श विद्यालय, न ही बदला जाएगा नाम। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि अटल आदर्श विद्यालय नहीं बेचे जाएंगे, न ही योजना का नाम बदला जाएगा। मैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से 3 स्कूलों का निर्माण हो रहा है। मैं पर्याप्त बजट होने पर अन्य पर भी काम किया जाएगा। मैं कांग्रेस सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का फैसला लिया। मैं इन स्कूलों में भी आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार की नीतियों से हिमाचल में शिक्षा का हाल खराब हो गया। वह प्रदेश की रैंकिंग 18वें स्थान पर पहुंच गई है। भाजपा विधायकों की नारेबाजी के बीच मुख्यमंत्री ने पुरानी शिक्षा नीति में बदलाव करने का भी ऐलान किया है। बता दें कि भाजपा विधायक विनोद कुमार, विपिन परमार और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान यह मामला उठाया। विनोद ने कहा कि जिला मंडी के मड़ी में अटल आदर्श विद्यालय के लिए 40 करोड़ रुपये दिए गए, जबकि उनके विधानसभा क्षेत्र नाचन के तहत गड़ाहरी में स्कूल के लिए 20 करोड़ ही दिए गए। बजट कम मिलने को लेकर वह कई बार मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिले, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैं जवाब में शिक्षा मंत्री की जगह राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जवाब देते हुए कहा कि धर्मपुर के मड़ी स्कूल को 40 करोड़ क्यों मिले, इसका जवाब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांगना चाहिए। हमारी सरकार जल्द बजट जारी कर काम पूरा करेगी। मुकेश बोले केंद्र से तटीकरण के 11 प्रोजेक्ट मंजूर, जारी नहीं किए 2531 करोड़। जी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नदियों व खड्डों के तटीकरण के 11 प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने मंजूर तो कर दिए, लेकिन 2531 करोड़ रुपये का बजट जारी नहीं किया है। वह प्रश्नकाल के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्यास नदी के तटीकरण को 3000 करोड़ रुपये की जरूरत है। मैं इसके लिए नए सिरे से जल्द प्रस्ताव भेजा जाएगा। वह विधायक सुरेश कुमार, राकेश कालिया, भुवनेश्वर गौड़, हंसराज और अनुराधा राणा ने सदन में नदियों और खड्डों के तटीकरण का मामला उठाया। मुकेश ने कहा कि इन परियोजनाओं पर काम तभी हो सकेगा जब केंद्र सरकार मदद करेगी।
सीएम सुक्कू ने दी चेतावनी, कहा लुहरी, सुन्नी और धौलासिद्ध बिजली परियोजनाओं का अधिग्रहण कर सकती है सरकार। जी हां, मुख्यमंत्री सुक्कू ने कहा कि लुहरी, सुन्नी और धौलासिद्ध बिजली परियोजनाएं यदि शर्तें नहीं मानती तो सरकार इन प्रोजेक्टों का अधिग्रहण कर लेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की जयराम सरकार के समय इसको लेकर MOU साइन हुए, जिसमें हिमाचल के हितों को बेचा गया। विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा पूछे सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लुहरी परियोजना का शिलान्यास किया, वे प्रधानमंत्री का मान सम्मान करते हैं। अगर सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड शर्तों को नहीं मानता तो सरकार इन तीनों परियोजनाओं का अधिग्रहण करेगी। सुक्कू सरकार ने राज्य सहकारी बैंक को ई-टैक्सी खरीद के लिए ऋण वितरण का दिया जिम्मा। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से संचालित राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के तहत राज्य सहकारी बैंक को ई-टैक्सी की खरीद के लिए ऋण वितरण के लिए पसंदीदा बैंक के रूप में नामित किया गया। यह जानकारी देते हुए बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम ने प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू का आभार जताया और आश्वासन दिया कि बैंक सरकार की ओर से संचालित राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत ई-टैक्सियों को खरीद के लिए ऋण वितरण के लिए प्रदेश की जनता का भरपूर सहयोग करेगा। MC दफ्तर में नहीं बनेगा किसी मंत्री का कैंप ऑफिस। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने कहा कि किसी भी नगर निगम या नगर परिषद कार्यालय में किसी भी मंत्री का कैंप ऑफिस नहीं बनेगा। वह किसी भी रेस्ट हाउस का इस तरह से उपयोग नहीं हो सकता। इनको जिस काम के लिए बनाया गया है वही होगा। सीएम ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है और पहले से यहाँ शिमला व धर्मशाला को स्मार्ट सिटी भी बनाया गया है। मैं अब कोई भी प्रस्ताव तभी आएगा जब केंद्र सरकार कहेगी। यह बात सीएम ने मंडी के विधायक अनिल शर्मा द्वारा मंडी को स्मार्ट सिटी बनाए जाने के सवाल पर कही। उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि किसी को भी कहीं कैंप हाउस बनाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इससे पहले अनिल शर्मा ने पूछा था कि चुनाव के समय में विक्रमादित्य ने मंडी में कैंप हाउस बनाने का ऐलान किया था और स्मार्ट सिटी में मंडी शहर को लाने का वादा किया था, मगर यह केवल जुमले थे और जुमलों से चुनाव नहीं जीते जाते। यहाँ शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह आज सदन में मौजूद नहीं थे, लिहाजा उनकी जगह पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सवाल का जवाब दे रहे थे। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मंडी को स्मार्ट सिटी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि यह केंद्र सरकार बनाती है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह के परिवार ने मंडी की बहुत सेवा की है, लेकिन कंगना तो वहां के लोगों से आधार कार्ड मांग रही है। वे फिलहाल केंद्र सरकार जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी तब मंडी के बारे में भी सोचा जाएगा। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को यह कैसा रोग लग गया, जब बिलासपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अग्निशमन विभाग बिलासपुर में कार्यरत करीब 14 कर्मचारी एकाएक चर्म रोग से ग्रसित हो गए। अग्निशमन विभाग बिलासपुर में 30 कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत हैं, जिनमें से 14 कर्मचारी चर्म रोग की चपेट में आ गए, जबकि अन्य कर्मचारियों को भी चर्म रोग का डर सता रहा है। बताया जा रहा है कि अग्निशमन विभाग बिलासपुर में सफाई कर्मचारी व कुक का पद खाली चल रहा है। सफाई कर्मचारी न होने की एवज में अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को ही कार्यालय परिसर में सफाई करनी पड़ती है और कुछ दिनों पहले ही कर्मचारियों द्वारा अनावश्यक झाड़ियां साफ की गई थी, जिसके बाद 1-2 लोगों को हुआ चर्म रोग धीरे धीरे अन्य लोगों को भी अपनी चपेट में ले गया और विभाग के करीब 14 कर्मचारी चर्म रोग की चपेट में आ गए। वह चर्म रोग से ग्रसित कर्मचारी सरकारी व निजी अस्पतालों में उपचार करवा रहे हैं। कई दिनों से यह कर्मी बीमारी की चपेट में है, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम यहाँ नहीं पहुंची है, जबकि कर्मी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम का निरीक्षण करवाने की मांग कर रहे हैं। 6 विधायकों की मुंडी काट दी, 3 आरे के नीचे वाले बयान पर विधानसभा में हंगामा। जब विधानसभा में हंगामा करने की बड़ी कीमत विपक्ष के सदस्यों को चुकानी पड़ सकती है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने वेल में नारेबाजी करने पर कड़ा संज्ञान लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में शोरगुल करने और वेल में नारेबाजी करने के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। दरअसल मानसून सत्र के 4थे दिन सदन में विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष के उपचुनाव के समय दिए गए बयान पर घेरने की कोशिश की और इस पर सदन में हंगामा हो गया। पेरिस में जय हो अवनी ने गोल्ड, मनीष ने सिल्वर, मोना ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। जब भारतीय महिला निशानेबाज अवनी लेखेरा और मोना अग्रवाल ने शुक्रवार को पेरिस से पैरा ओलंपिक खेल में 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 वर्ग की स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीते हैं। वहीं पुरुष वर्ग में निशानेबाज मनीष नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 के फाइनल में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इससे पहले आज यहाँ फाइनल मुकाबले में अवनी ने पैरा ओलंपिक की निशानेबाजी में
नया रिकॉर्ड बनाते हुए 249.7 का स्कोर हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं दक्षिण कोरिया की ली यूनरी और अवनी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। वहीं अवनी ने आखिरी शॉट पर 10.5 का स्कोर किया, वहीं कोरियाई निशानेबाज का आखिरी शॉट पर 6.8 का स्कोर रहा। इसी के साथ अवनी ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। वहीं यूनरी को 246.8 के स्कोर के साथ रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं मोना अग्रवाल ने 228.7 का स्कोर करते हुए कांस्य पदक जीता। इसी के साथ अवनी पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई है। पुरुष वर्ग में मनीष नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 वर्ग की स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 565.12 अंक के साथ 5वें स्थान पर रहे। वह नरवाल ने खराब शुरुआत के बाद फाइनल में जगह बनाई। वह फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। हालांकि निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल 561 अंकों के साथ 9वें स्थान पर रहे। इस स्पर्धा में शीर्ष 8 खिलाड़ियों को फाइनल खेलने का मौका मिलता है। अर्की के सरकारी स्कूल में फर्जीवाड़ा, जानिए मामला। ये प्रदेश के सोलन जिला के अर्की उपमंडल के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बलेरा में वाटर टैंक बनाने के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्कूल के पूर्व प्रधानाचार्य ने ठेकेदार के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज बनाकर वाटर टैंक बनाने के नाम पर 93,000 का फर्जीवाड़ा किया है। वह मामले की जाँच करने पर पाया गया है कि जिस वाटर टैंक के लिए 93,000 रुपये की राशि जारी की गई थी वह वाटर टैंक बना ही नहीं है, वह मात्र कागजों में ही वाटर टैंक बनाया गया था। मामले की जांच में पानी की टंकी के निर्माण कार्य की रसीदें और दस्तावेज फर्जी पाए गए। वाटर टैंक के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में विजिलेंस ने स्कूल पूर्व प्रधानाचार्य सहित ठेकेदार और पेंटर के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जेपी नड्डा से मिलने पहुंची कंगना को मिली नसीहत। जे पहले किसान आंदोलन और फिर जातिगत जनगणना को लेकर दिए बयानों पर बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत विवादों में बनी हुई है। इसी बीच गुरुवार को कंगना ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा ने कंगना से कहा कि अगर आपको बातें करनी है तो अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में बात करनी चाहिए, वहाँ की समस्याओं के बारे में बात करें, लेकिन ऐसी बातें जो कि नीतिगत मुद्दे हैं और जिन पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व में फैसला होता है या ऐसे मुद्दों जो कहीं न कहीं सरकार से जुड़े होते हैं, उन बातों या उन मुद्दों पर आप बयान न दें। आप सांसद जरूर हैं, लेकिन नीतिगत मामलों पर आप अधिकृत नहीं हैं और न ही आपको इन पर बोलने की अनुमति है। वह जाहिर है कि भाजपा कंगना के बयान को लेकर अपना नफा नुकसान देख रही है। मैं इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें कंगना कह रही है कि देश में जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं कंगना के इस बयान को कांग्रेस ने भाजपा की सोच बताया है और कहा है कि भाजपा जातिगत जनगणना के खिलाफ है। हिमाचल प्रदेश में जेबीटी के 4457 पद खाली। ये प्रदेश के स्कूलों में टीजीटी मेडिकल की 261, टीजीटी नॉन मेडिकल की 531, पीजीटी बायोलॉजी की 91, पीजीटी फिजिक्स की 141 और जेबीटी की 64 से 57 पदों पर रिक्तियां चल रही हैं। विधायक पवन कुमार काजल द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हाल ही में जेबीटी के 1122 पदों को बैच वाइज आधार पर रिजल्ट जारी कर दिया गया। इससे पहले 1023 से टीजीटी को बैच वाइज आधार पर भर्तियां कर दी गई है। वह विधायक सुधीर शर्मा ने आईटी पार्क चेतड़ू को लेकर सदन में सवाल उठाए, जिस पर बताया गया कि आईटी पार्क के चेतड़ू का निर्माण कार्य इस साल सितंबर तक पूरा कर दिया जाएगा। वह अगले महीने तक इस काम को पूरा करके इसके आगे की गतिविधियां शुरू की जाएंगी। एसपीयू में बीएड काउंसलिंग का तीसरा राउंड 2 व 3 सितंबर को। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में बीएड कोर्स की खाली 340 सीटों को भरने के लिए तीसरे चरण का काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया। अब तीसरे चरण की काउंसलिंग 2 और 3 सितंबर को विश्वविद्यालय परिसर में होगी। 2 सितंबर को प्रवेश परीक्षा में 47 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इसके अगले दिन 3 सितंबर को 22 से लेकर 46 अंक वाले अभ्यर्थी प्रवेश लेने के लिए काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। राज्य चयन आयोग ने घोषित किया पोस्ट कोड 969 और 999 का परिणाम वर्ष 2022 में हुई थी परीक्षा। हमीरपुर स्थित राज्य चयन आयोग में सरकार और आयोग के कर्मचारियों के प्रयासों से लंबित पड़े विभिन्न पोस्ट कोड के परिणाम घोषित किए जाने की कवायद ने जोर पकड़ लिया है। पिछले लंबे समय से आयोग और सरकार के लिए सिरदर्द बने पोस्ट कोड 817 के परिणाम को घोषित किए जाने के उपरांत आयोग ने पोस्ट कोड 969 और 999 का परिणाम वीरवार देर रात को घोषित कर दिया है। पोस्ट कोड 969 में इंस्पेक्टर लीगल
मेट्रोलॉजी, फूड, सिविल सप्लाई के 3 पदों के लिए और पोस्ट कोड 999 में लॉ ऑफिसर के 1 पद के लिए ली गई परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए हैं। बता दें कि 28 अगस्त 2022 को पोस्ट कोड 969 के लिए कुल 2736 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से छटनी और अन्य विभागीय प्रक्रिया के उपरांत 417 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था। इसके बाद 14 नवंबर को इसका पुनर्मूल्यांकन हुआ था। इसके साथ ही पोस्ट कोड 999 के 1 पद के लिए 20 अक्टूबर 2022 को 592 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 254 आवेदन सही पाए गए और इसमें कुल 94 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इस पोस्ट कोड के पुनर्मूल्यांकन के लिए 26 दिसंबर 2022 की तारीख निर्धारित थी, परंतु इस दौरान आयोग में बहुचर्चित पेपर लीक मामले के चलते आयोग भंग हो गया और शेष पोस्ट कोड के साथ इनका परिणाम भी लटक गया था। वह वीरवार देर रात को आयोग द्वारा परिणाम घोषित किया गया, जिससे अभ्यर्थियों को राहत मिली है। अब घर बैठे मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का टोल फ्री नंबर शुरू। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने नागरिकों को कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक नया टोल फ्री नंबर 15100 शुरू किया है। इस नंबर पर कॉल करके लोग घर बैठे कानूनी जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वह वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विवेक कायस ने बताया कि यह सुविधा समाज के कमजोर, वंचित और असहाय वर्ग के लोगों के लिए खासतौर पर महत्वपूर्ण है। इस टोल फ्री नंबर पर मुफ्त कानूनी सलाह सहायता के लिए आवेदन प्रक्रिया, सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली कानूनी सेवाओं और विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं और अभियानों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध है और भारत के किसी भी हिस्से से कॉल करके सहायता प्राप्त की जा सकती है। नालसा का उद्देश्य सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के न्याय प्रदान करना है। हमीरपुर में ऑपरेटर वर्कर्स के 100 पदों के लिए इस तारीख को होंगे साक्षात्कार। जिला सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र काला आम की कंपनी ब्लू स्टार लिमिटेड ऑपरेटर वर्कर्स के 100 पदों को भरने के लिए 2 सितंबर को जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में सुबह 10 बजे साक्षात्कार लेगी। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए इलेक्ट्रीशियन, फीटर, RSG टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर के ITI डिप्लोमा धारक पुरुष उम्मीदवार पात्र होंगे। उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 18,000 रुपये CTC मासिक वेतन दिया जाएगा। HRTC के पेंशनरों ने दी आत्मदाह की धमकी। ऊना में क्या प्रदर्शन। जी, हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच यानी कि HRTC के बैनर तले शुक्रवार को परिवहन निगम के पेंशनर्स ने ऊना में हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। सालों से लंबित चल रही परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों को लेकर इस प्रदर्शन की कॉल कल्याण मंच द्वारा की गई थी, जिसमें कल्याण मंच के प्रदेश अध्यक्ष बलरामपुरी विशेष रूप से उपस्थित हुए और उन्होंने रोष प्रदर्शन और रोष मार्च की अगुवाई की। कांग्रेस सरकार के खिलाफ धर्मशाला में प्रदर्शन। TCP का हो रहा है विरोध। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के 22 गांवों में TCP लागू करने के प्रदेश सरकार के निर्णय के खिलाफ बीजेपी मंडल धर्मशाला ने विरोध शुरू कर दिया है। DC कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया और सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर निर्णय वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लोगों का कहना है कि कृषि योग्य भूमि को TCP में शामिल करना सही नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस निर्णय का धर्मशाला की जनता विरोधी करती है, इसलिए सरकार को चाहिए कि वह TCP को लागू करने के फैसले को जल्द सरकार वापस ले। धर्मशाला में इस निर्णय को लागू करके विधानसभा को राजनीति की भेंट उतारा जा रहा है। हिमाचल सरकार ने ऐसा क्या किया कि मीरबख्श ने मांगा 10 अरब का मुआवजा। जाने आज़ादी के पहले से चल रहे मामले की पूरी कहानी। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला के नेरचौक में बना लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज इन दिनों जमीनी विवाद के चलते सुर्खियों में है। जमीनी विवाद को लेकर प्रदेश सरकार और जमीन के मालिक के मीरबख्श के बीच खींचतान चली हुई है। मीरबख्श का परिवार जमीन की इस लड़ाई को लगभग पिछले 70 सालों से लड़ रहा है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में अपना फैसला मीरबख्श के हक में सुना चुका है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार के सहयोग से 765 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। साल 2009 में हिमाचल सरकार ने ESI को ₹1 लीज पर 150 बीघा जमीन मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए दी थी। UPA सरकार के समय ये प्रोजेक्ट अस्तित्व में आया और तब हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में भाजपा सरकार सत्ता में थी। साल 2014 में 6 मार्च को UPA सरकार के केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री आस्कर फर्नांडिस ने मंडी जिला के नेरचौक में ESIC यानी एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के तहत बनने वाले मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन किया। उस समय हिमाचल में वीरभद्र सिंह CM थे। उस समय ये मालूम नहीं था कि यही जमीन 10 साल बाद 1000 करोड़ रुपए के मुआवजे का कारण बनेगी।
जाने सिर कलम वाली बात पर सदन में क्यों बरपा हंगामा, स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष हुए आमने सामने। हिमाचल प्रदेश मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में स्पीकर कुलदीप पठानिया और विपक्षी नेताओं के बीच तनातनी देखने को मिली। दरअसल मानसून सत्र के दौरान सदन में बीजेपी विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के ऑर्डर ऑफ पॉइंट को लेकर हंगामा देखने को मिला। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने आरोप लगाया कि पूर्व में स्पीकर ने बयान दिया था कि 6 विधायकों के सिर कलम कर दिए और 3 के आरे के नीचे हैं। इस बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी विधायकों ने स्पीकर को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद सदन में हंगामा खड़ा हो गया। सरकार के इशारों पर एसपी शिमला मेरे घर पर उड़ा रहे ड्रोन, सीमा न लांघे अधिकारी जयराम ठाकुर का आरोप। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही हंगामे भरी रही। सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में उनके निवास स्थान पर ड्रोन चलाने का मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुझ पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। शिमला के एसपी मेरी निजता का हनन कर रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।